और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी। तो एक सिंगल पार्टिकल की किस तरह की मोशन होती है, ट्री बनती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही हो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो एक वो केस था जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो अब आप अगर इसमें देखें, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। तो अब हम देखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो एक चार्ज पार्टिकल की किस तरह की मोशन होगी, कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी। तो इस केस में हम एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं जिसका बेस m है और उसके ऊपर q चार्ज और वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्यू वी क्रॉस बी, ये इसका होता है। ई वाली टर्म यहाँ पे नहीं होती जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं ले रहे। तो अब ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है, ये क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो उस वक्त जो पार्टिकल है उसके ऊपर ये इसका इफेक्ट होगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो टाइम के साथ साथ, तो आपको पता है कि मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। और क्या रिलेशनशिप बनता है बिटवीन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये रिलेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस बी डॉट। बी डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के लिहाज से चेंज। ठीक है, पार्शियल बी बाई पार्शियल टी या डी बी बाई डी टी। तो ये हमें इक्वेशन क्या बता रही है कि जब भी टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, डेल क्रॉस ई। यहाँ पे आ चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से। तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शंस भी होंगी। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उसका जो सोर्स होगा, जो कॉज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके परपेंडिकुलर होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या कर सकेगी, ये उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर सकेगी। तो आपको पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट कर रही है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डी एक्सेलरेट हो चार्ज पार्टिकल्स, तो इसका मतलब होगा पार्टिकल्स की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, तो क्या बात हमें समझ आ गई कि अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, क्यों प्रोड्यूस किया, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही थी। अगर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी या डी को एक्सेलरेट करेगी, और इसी तरह से उनकी जो वेलोसिटीज हैं उनको भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकेगी। तो अब चूंकि जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो भी
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब है कि हम फिर वेलोसिटी का एक ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं और हम उसको इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि वी एल बाई डी टी। यहाँ पे हमने जो वी पैरेलल इसका जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, उसे हमने इग्नोर कर दिया है। जी स्क्रीन स्टॉप हुई हुई है सर। ओके। तो हमने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर कंसीडर कर लिया और जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको इग्नोर किया और डिफाइन हमने किया वी पर इक्वल टू डी एल बाई डी टी। यहाँ पे एल क्या चीज है? दिस इज द एलिमेंट ऑफ द पाथ, यानी कि जिस पाथ के अलांग पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, तो उसके किसी एलिमेंट को हमने इस एल से शो किया हुआ है। तो इस पाथ के अलांग जो एलिमेंट है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो जनरेट करेगी, वी परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो वी पैरेलल जो है वो इग्नोर कर दिया हमने। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी उसकी ये फॉर्म होगी। तो देख लें लेफ्ट हैंड साइड पे एज यूजुअल जिस तरह से हम लेते होते हैं इसका फोर्स, और राइट हैंड साइड पे भी अगर आप देखें क्यू ई भी फोर्स की डायमेंशन दे रही है और क्यू इंटू वी क्रॉस पी भी फोर्स की डायमेंशन दे रही है। ठीक है ना? तो इस केस में यहाँ पे जो v है, ये वाला v, ऊपर चूंकि हम इसका एक ही कंपोनेंट डिफाइन कर चुके हैं और इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है हम उसको इग्नोर कर चुके हैं, लिहाजा यहाँ पे हम इस v को रिप्लेस कर देंगे v परपेंडिकुलर के साथ। तो देखें, एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे v आ रहा था, साइड पे विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v, आपको यहाँ पे v नजर आ रहे हैं। तो ये इस v को आप रिप्लेस कर दें v परपेंडिकुलर के साथ, तो 4.93 जो इक्वेशन है आपको ये मिल जाएगी। अब इसका हमने कुछ सोल्यूशन निकालना है, तो कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप v परपेंडिकुलर का स्केलर प्रोडक्ट ले लें इस इक्वेशन के साथ। तो स्केलर प्रोडक्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे आप लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें v, यानी कि m तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ऐसे ही बाहर आ गया, और v परपेंडिकुलर डॉट आगे ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है ये आ गई। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी देखें तो v परपेंडिकुलर डॉट लॉरेंट्ज वाली टर्म है। तो दोनों साइड्स पे आपने परपेंडिकुलर के साथ। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर इसको अंदर डेरिवेटिव के तो लेके जा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और हम इसकी ये वाली फॉर्म बना लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ ये अंदर जो कि। अब अगर आप इसका तो आप जो इक्वेशन में मौजूद है वो आपको दोबारा, और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये जो v परपेंडिकुलर डॉट आगे दो टर्म्स हैं, ये इन दोनों के साथ अलग अलग इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। परपेंडिकुलर डॉट ई प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर जो टर्म होगी ये इसका प्रोडक्ट, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, ये जीरो हो जाएगा और हमारे पास ये एक ही टर्म बचेगी क्यू वी परपेंडिकुलर। अब आप अगर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको a डॉट b को b डॉट a भी तो
प्रॉपर्टी है कि ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो आप इसको इनकी पोजीशंस को रिप्लेस कर दें, वी परपेंडिकुलर डॉट ई डॉट वी परपेंडिकुलर, और फिर वी परपेंडिकुलर की जगह फॉर्म लिखी थी वो लिख ली डी एल बाई डी टी, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब एक डायरेक्शन के दौरान कितनी चेंज आएगी वो हमें कैसे मिलेगा? कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, यानी ड्यूरिंग वन जायरेशन हमें जो चेंज मिलेगी वो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? हम इसको एक पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट कर दें इस इक्वेशन को। तो एक पीरियड का मतलब है टी टू टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा सी, वेयर ओमेगा सी इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल और आपको हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्केयर मिला, साथ इसकी लिमिट जो थी वो यानी टाइम जो है वो वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई बाई ओमेगा सी तक। और राइट हैंड साइड पे आप देखें तो इंटीग्रल हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसकी लिमिट वही है जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ली थी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है इसको सॉल्व कैसे किया, लिमिट है माइनस लोअर लिमिट पुट की जाती है, यानी डिफ दोनों लिमिट्स पुट करते हैं। ठीक है, अपर लिमिट पुट करने के बाद फिर माइनस फिर लोअर लिमिट वाली टर्म, तो इसको डेल से रिप्रेजेंट कर दिया और हाफ भी लिख लिया। ठीक है, ये डेल किसको शो कर रहा है? ये डिफरेंस को शो कर रहा है, ये चेंज को शो कर रहा है। और एज इट इज, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत स्लो वेरिएशंस हो रही हो, ठीक है, टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है लेकिन उसके अंदर एब्रप्ट चेंज ना हो, बहुत स्लोली वेरी कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड अगर, तो फिर हम इस इक्वेशन में जो टाइम इंटीग्रल है उसको हम लाइन इंटीग्रल से चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे पता चलता है कि ये टाइम इंटीग्रल है? इसको देखें, इंटीग्रेट हो रहा है टाइम के ऊपर डी टी, तो इस यानी टाइम के साथ साथ ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही थी। तो हमने एक स्पेशल केस एज्यूम कर लिया, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये एजम्पशंस ले ली कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में बहुत स्लो वेरिएशंस हो रही हो, टाइम के साथ साथ एब्रप्टली वो चेंज ना हो रही हो बल्कि स्लोली चेंज हो रही हो, तब हम ये जो टाइम इंटीग्रल है इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाई लाइन इंटीग्रल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई चेंज नहीं आएगी, इसलिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल हम ऊपर सॉल्व कर चुके थे। तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? क्यू ई डॉट डी ऑफ एल हो गया। और अब देखेंगे लिमिट्स भी चेंज हो गई। जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा सी था, तो अब आपको ये इसके ऊपर एक सर्कल सा नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि बात उसका जो भी बनेगा क्यू ई डॉट डी ऑफ एल आ गया। अब आपको यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके ऊपर अगर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दें तो फिर देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में फिर कोई चेंज नहीं आएगी और राइट हैंड साइड पे क्या होगा? स्टोक्स थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में सरफेस इंटीग्रल से आप रिप्लेस कर रहे हैं।
तो अब आप देखें कि आपको अभी इस वाली टर्म में क्या नजर आ रहा है कि ऊपर आप के पास डॉट डी ऑफ एल था, या जो आपका वहां पे एलिमेंट था ना, लाइन एलिमेंट, वो रिप्लेस हो गया सरफेस एलिमेंट के साथ, डी ऑफ एस के साथ। अगर आप देखें तो आपका जो इंटीग्रल था वो एक ओवरऑल लूप के ऊपर था, और यहाँ पे आपके जो इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल आ गया, एस आ गया है। क्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, चूंकि मोशन के दौरान जो चार्ज पार्टिकल होगा उस चार्ज वेरी नहीं करेगा, चार्ज उसका यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसलिए आप इस चार्ज को इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो क्यू बाहर आपने डेल क्रॉस ई लिया, ऊपर तो आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, यहाँ पे डेल क्रॉस ई आ गया, और डॉट आपका जो लाइन सेगमेंट था या उसका एलिमेंट हमने सरफेस एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया। और इसी तरह से ये जो आपको लूप नजर आ रहा था 4.95 में, इसको हमने हटा के एस शो कर रहा है कि जो इंटीग्रल है ये होल सरफेस के ऊपर है। अब मैक्सवेल इक्वेशन से हमें ये बात पता है कि ये जो डेल क्रॉस ई वाली टर्म है ये किस वजह से अराइज होती है। ये होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से। ठीक है, तो ऊपर हम देख चुके थे कि डेल क्रॉस ई जो है ये डॉट के इक्वल है, या डेल क्रॉस ई जो है ये माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी के इक्वल आती है। तो 4.96 में देखें तो माइनस साइन क्यों आ गया, इसलिए कि आपने माइनस बी डॉट से रिप्लेस किया, तो यहाँ आपको माइनस क्यू नजर आ रहा है इसमें, और वो सरफेस इंटीग्रल है डेल क्रॉस ई बी डॉट से चेंज हो गया और डॉट ऑफ टी एज इट इज आ गया। तो कितने का कि सबसे पहले आपने जो आपका टाइम इंटीग्रल था उसको आपने रिप्लेस किया लाइन इंटीग्रल में, फिर आपने स्टोक्स थ्योरम यूज किया और आपने लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूं कि एस यहाँ पे जो है वो सरफेस है जिसके ऊपर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, अब हम ये बात देख चुके हैं कि प्लाज्मा जो है वो डायामैग्नेटिक है। पिछले लेक्चर में मैंने ये बात मैग्नेटिक है, तो इसका मतलब आपको मैंने क्या बताया था डायमैग्नेटिक होने का, कि एक तो उसकी फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर जब चार्ज में होते हैं करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जब करंट प्रोड्यूस होता है तो पार्टिकल्स के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, तो ये वो उस करंट की वजह से, पार्टिकल्स के फ्लो करने की वजह से, पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो एक वो मैग्नेटिक हुई चार्ज पार्टिकल्स की करंट की वजह से,
और एक मैग्नेटिक फील्ड वो थी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में पहले से मौजूद थी जहां पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे। अब ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, तो इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं, और अपोजिट होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो डायमैग्नेटिक डॉट डी ये लेस देन जीरो होगा और ग्रेटर देन जीरो उसके लिए। एक फील्ड है वो उसके अंदर बहुत स्लो वेरिएशंस हो रही हैं। तो आप को ये बात पता है कि जब किसी भी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी बहुत स्लोली वेरी कर रही हो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब आप स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये यूनिफॉर्म है, इसके अंदर चेंजेस नहीं आ रही हैं, यानी कि इतनी स्लो वेरिएशंस हो रही होती हैं। तो यहाँ भी हमने ऊपर ये कि जो के अंदर स्लो वेरिएशंस हैं, तो इसलिए जो में मैग्नेटिक फील्ड तो इसको तो लेफ्ट हैंड साइड तो उसी तरह से आ गई, राइट हैंड साइड जब आपने बी डॉट को बाय लिया तो अब अंदर जो एड करेंगे पाई आर एल स्क्वायर आ जाएगा। पाई तो आपको पता है कि दिस इज द नॉर्मल रेडियस। नॉर्मल रेडियस जो होता है ये रेशियो है वी परपेंडिकुलर बाई ओमेगा सी, हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ चूंकि नॉर्मल रेडियस का स्क्वायर है तो इसलिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर आ गया और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर आ गया। तो आपने क्या कर दिया कि क्यू बी डॉट पाई तो एज इट इज लिखा और आर एल स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई ओमेगा सी स्क्वायर के साथ। अब हमने कुछ यूजफुल रिजल्ट्स निकालने इन एक्सप्रेशन से, इसलिए हम कुछ और मैथमेटिकल ट्रिक्स यूज करेंगे यहाँ पे। तो पाई बी डॉट के साथ हमने कुछ नहीं किया, वी परपेंडिकुलर स्क्वायर भी एज इट इज मौजूद है, नीचे ओमेगा सी स्क्वायर था तो हमने एक ओमेगा सी को एज इट इज रहने दिया और दूसरे ओमेगा सी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, तो ये एम बाई क्यू बी आ गया। आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, क्यू बी बाई एम के। तो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी चूंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए ये एम ऊपर चला गया और क्यू बी नीचे आ गया। ठीक है, तो अब इस एम और वी परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम इकट्ठा कर लें और साथ 1/2 लिखते हैं, तो ये हमारे पास एक यानी एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 2 आपने डिवाइड किया तो साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 पाई बी डॉट लिख दिया और नीचे आपके पास आ जाएगा बी और ओमेगा सी। तो ये जो नीचे वाला क्यू था ये और एक ऊपर न्यूमरेटर में क्यू मौजूद है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जहां पे ये जो क्वांटिटी है 2 पाई बी डॉट बाई ओमेगा सी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी डॉट बाई एफ ऑफ सी। ठीक है, चूंकि एफ ऑफ सी जो होता है ये इक्वल होता है ओमेगा सी बाई 2 पाई के। और ये क्या चीज है, दिस इज द चेंज ड्यूरिंग वन रोटेशन। किसके अंदर चेंज, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक रोटेशन में मैग्नेटिक फील्ड में कितनी चेंज आई है उससे हम बी डॉट बाई एफ ऑफ सी जो है ना ये उसको शो करेगा। क्योंकि एफ ऑफ सी तो फ्रीक्वेंसी है नीचे और ऊपर क्या है बी डॉट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्रीक्वेंसी
बी डॉट बाई एफ एफ सी, इसका मतलब है एक रोटेशन के दौरान मैग्नेटिक फील्ड में कितनी चेंज आएगी, इसे हम डेल बी थे। तो इसका मतलब है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहां पे 2 पाई बी डॉट बाई ओमेगा सी है, वहां पे हम डेल बी लिख लेते हैं। तो ये देखें सिंपल हो गया हमारे पास कि इसमें जो हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बी है ना, ये वाला, ये मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन है, ये वाला को तो हमने म्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। म्यू किसको शो कर रहा है? दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। और आगे जो चीज थी 2 पाई बी डॉट बाई ओमेगा में जो चेंज आई है, ये वो है। तो अब इसका मतलब ये हुआ इस ऊपर वाली टर्म में हाफ एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बी और फिर 2 पाई बी डॉट बाई ओमेगा सी। तो ये प्रोडक्ट है किस किस का, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का। तो 4.97 में इसको इस तरह से लिखा हमने, म्यू इंटू डेल ऑफ पी, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट और डेल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन रोटेशन। और ये देखें नीचे मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया हुआ है कि ये ये होता है। अब 4.97 में जरा देखें, इसको भी की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाफ एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर तो मौजूद है ना हमारे पास, अगर इसको हम डिवाइड कर दें बी के साथ तो ये म्यू बन जाएगा। तो आप बी के साथ इसको डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें, डेल तो बाहर मौजूद रहेगा ना। मैं पैरेंथेसिस के अंदर की बात कर रहा हूं कि हाफ एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर तो मौजूद है, हम इसको बी से अगर डिवाइड कर दें तो ये मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। और तो डेल इंटू म्यू लिखा हुआ है, तो ये म्यू कहां से आ गया? एक्सक्यूज मी, ये आया कि हमने बी से डिवाइड किया और जिस बी से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है वो साथ इसी तरह से लिख दिया, म्यू इंटू बी। और राइट हैंड साइड में हमारे पास म्यू डेल बी मौजूद है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे डेल है, तो आप इसको अंदर ऑपरेट करें डेल को, तो म्यू एज इट इज प्लस बी एज इट इज डेल ऑफ म्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज म्यू डेल ऑफ बी। ओके, तो देखें म्यू डेल बी लेफ्ट साइड के ऊपर भी है और म्यू डेल बी राइट साइड के ऊपर भी है, दोनों साइड पे है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमें b इंटू डेल ऑफ म्यू इक्वल टू 0 मिलेगा। अब b तो नॉन जीरो है, क्योंकि अगर b 0 के ऊपर हमने एक पूरी स्टोरी बनाई, इसका कोई मतलब नहीं रहता। ये जितनी डिस्कशन हुई अभी तक, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से ही हुई और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ही हुई। तो अगर तो ये बी 0 हो जाए फिर तो ये सब कुछ ही खत्म हो जाए, फिर तो इस डिस्कशन का कोई मकसद ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि बी 0 नहीं हो सकता, बी नॉन जीरो है। फिर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि डेल म्यू, और डेल म्यू इक्वल टू 0 का मतलब है कि म्यू इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो म्यू कांस्टेंट का क्या, म्यू क्या चीज है? म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड में स्लो वेरिएशंस हो रही होती हैं उस वक्त मैग्नेटिक मोमेंट इनवेरिएंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, मोमेंट में चेंज नहीं आती। अब आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो
वो वेरी कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये होगा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ऑर्बिट है, वो फिर कॉन्टैक्ट फिर एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि कभी पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा और कभी पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल एनर्जी गेन कर रहा है तो गेन ही करता रहेगा, और अगर लूज कर रहा है तो लूज ही करता रहेगा। नहीं, क्या होता रहेगा कि पार्टिकल एनर्जी फिर गेन करेगा। ठीक है, तो ये लूज करना और एनर्जी गेन करना, इसका मतलब है जब पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी एनर्जी किसी दूसरे पार्टिकल के साथ एक्सचेंज करेगा, उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो जब ट्रांसफर करेगा तो ये अपनी एनर्जी लूज कर दे। एक्सचेंज करने के दौरान ये वहां से एनर्जी लेगा और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे कि हम चूंकि सिंगल पार्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है या किसी दूसरे है, तो इस बात के मीनिंग्स नहीं बनते। तो फिर अगर हम इस सेंस में देखें कि क्योंकि वहाँ पे फील्ड्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड्स और इधर पार्टिकल है, तो जिस तरह से आप जब इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं तो आप कहते हैं पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शंस होती है, तो पार्टिकल्स और फील्ड्स के दरमियान भी इंटरेक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी लूज करने आती है, तो ये इंटरेक्शन रही होती हैं पार्टिकल्स की फील्ड्स के साथ। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल एनर्जी अपनी लूज कर रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि उस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी की है, और जब पार्टिकल एनर्जी गेन करता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो जो फील्ड है उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है पार्टिकल्स को। ठीक, तो इस तरह से चूंकि फील्ड से गेन कर रहा है, कभी पार्टिकल अपनी एनर्जी फील्ड को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके दौरान जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो इनवेरिएंट रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसकी जो जस्टिफिकेशन है कि क्यों मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेरी नहीं करता, क्यों मैग्नेटिक मोमेंट इनवेरिएंट है, तो वो आप उसकी इस जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। और इसी से एक थ्योरम हम फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, ये डिफाइन कर देते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू अ नॉर्मल ऑर्बिट इज कंजर्व, वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये जो डिस्कशन हुई सारी की सारी, ये है अबाउट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि जब वो उसके अंदर वेरिएशंस आ रही तो पार्टिकल का बिहेवियर किस तरह से होगा और कैसी ट्रेजेक्टरी बनेगी पार्टिकल्स की।